A quick glance, quick revision for ICSE Class 10 Mathematics subject, जहां से हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू द लास्ट चैप्टर और पूरा एक थरो रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। बट हाँ, कंप्लीट हम नहीं बोल सकते, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन जरूर पॉसिबल है, बिकॉज आप सभी के एग्जाम अब नजदीक हैं, कुछ ही दिन बचे हैं। तो आपके बाद जब इस सेशन को आप देख लोगे, इसके बाद आपके मैराथन सेशंस चालू हो जाएंगे, तो ये चीज आप को उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्विक ग्लांस ऑफ आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विल बी गोइंग ऑन हियर एंड यू ऑल हैव टू स्टे टिल द एंड। ठीक है, तो उससे पहले आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। हियर इज द क्यूआर कोड एंड हियर इज द लिंक टू ज्वाइन द टेलीग्राम। तो जुड़ जाएंगे, आप सभी को चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज डन। अब आप सभी को पता है कि मैंने मॉक टेस्ट का प्लान डिस्कस कर लिया है, विच इज 10 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिल रहा है। लाइव सेशंस आपको फिनिक्स बैच में ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हमारा बैच हो रहा है, इट इज ओनली फॉर ₹1। डेडलाइन इज एक्सटेंडेड। तो अगर आप सभी मॉक टेस्ट देने के इच्छुक हो, रिकॉर्डेड सेशंस जो हमारे हैं वहां पर क्वालिटी सेशंस, वहां पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस करा चुके हैं, उसमें आप इच्छुक हो जरूर आप ज्वाइन करना। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज रिवीजन। सबसे पहले हम अपना चैप्टर देखते हैं विच इज रिलेटेड टू जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट ही होता है एवरीवन लिस्ट प्राइस से। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस हो, मार्क प्राइस हो, उससे स्टार्ट होता है। तो डेफिनेशन अगर आप देख लोगे, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि रिप्लेस कर चुका है मल्टीपल टैक्सेस को, लाइक वैट एंड एक्साइज ड्यूटी एटसेट्रा। तो ये गुड्स और सर्विसेज पर लगता है। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं टाइप्स ऑफ जीएसटी में हम देखें, देयर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज सी जीएसटी, वन इज एस जीएसटी। सी stands for the central and S stands for the state GST. Now this is the component of intra-state transaction. स्टेट के अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका ये कंपोनेंट है। जब इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं तो उस पर लगता है आपका IGST विच इज इंटीग्रेटेड जीएसटी। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यहाँ पर आता है आपका हमेशा सेलिंग प्राइस पर लगेगा। आप फॉर्मूला शीट का वीडियो देख सकते हो। अगर मार्क प्राइस में आपका डिस्काउंट है या फिर प्रॉफिट है तो उसके बाद जो प्राइस आपको मिलेगा फिर आपका जीएसटी उस अमाउंट पर लगता है। तो जीएसटी रेट मल्टीप्लाइड विद सेलिंग प्राइस अपॉन 100 and selling price after GST will be selling price plus the GST amount। ठीक है, अब एक एग्जांपल प्रॉब्लम है, आप सब सॉल्व करना एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि ये सॉल्व तो नहीं होगा बिकॉज ये रिवीजन चल रहा है। तो यहाँ पर हम कोई प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए हमारा मैराथन जरूर आएगा, बट यहाँ पर जो एग्जांपल प्रॉब्लम है वो आप सब आराम से देखकर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर आंसर कर दोगे फॉर ईच ऑफ द सब्जेक्ट। इतना मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, राइट। चलो, फर्स्ट चैप्टर हो गया। सेकंड चैप्टर में अब हम आते हैं विच इज बैंकिंग, रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, आरडी अकाउंट। अब रिकरिंग का मतलब ही है कि हमको हर महीने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा अपने अकाउंट में और बैंक हमको उसमें इंटरेस्ट देगा, और फिर हम जितने भी टाइम पीरियड के लिए उसको सबमिट करा रहे हैं उसके बाद हमको एक अमाउंट मिलेगा अलॉन्ग विद दैट इंटरेस्ट। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था जो यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एक मेजर फॉर्मूला आता है विच इज इंटरेस्ट का फॉर्मूला, विच इज P into n plus 1 into R upon 2 into 12 into 100। तो ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला है जो आपके अमाउंट पर लगता है। P इज योर मंथली डिपॉजिट, n नंबर ऑफ मंथ्स है, और उसके बाद R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। नाउ अब मैच्योरिटी वैल्यू क्या है? तो मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको एक फिक्स टेन्योर के बाद मिल रहा है। आपने आरडी अकाउंट अगर 1 साल के लिए कराया तो 12 महीने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा दैट विल बी द मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या हो जाएगा? इट इज P into n plus I। P आपका क्या है? अगेन मंथली डिपॉजिट, n इज द नंबर ऑफ मंथ एंड I इंटरेस्ट जो आप यहां से कैलकुलेट करोगे। ठीक है, अगेन एक एग्जांपल प्रॉब्लम है एवरीवन, आराम से आप इसको देख लो। ठीक है, एंड जस्ट सॉल्व इट एंड लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज एक थोड़ा थोड़ा बेसिक सा हम कवर कर रहे हैं एंड क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर है तो उसको भी आप आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, सेकंड चैप्टर भी हमारा हो चुका है। थर्ड अब हम देखेंगे हमारा शेयर्स एंड डिविडेंड का चैप्टर आता है। अब शेयर होता क्या है? कंपनी का एक होल्डिंग आप समझ लो। ठीक है, अ यूनिट जो होल्ड आप करते हो ओनरशिप का इन अ कंपनी, तो कंपनीज ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसके रिप्लेस में क्या देती है कंपनी? डिविडेंड प्रोवाइड करती है टू द शेयर होल्डर, जो भी प्रॉफिट होता है कंपनी को। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को तो पता है, फॉर्मूला शीट पर जाकर भी देख सकते हो मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी पार्ट और थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर हम देख लें तो यहाँ पर आपको पता है एट प्रीमियम इज व्हेन मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू, और इक्वल होता है एट पार में, और मार्केट वैल्यू इज लेस देन द फेस वैल्यू कब होता है? इट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, डिविडेंड रेट मल्टीप्लाइड विद फेस वैल्यू अपॉन 100, और इसी से एक एनुअल इनकम भी आ जाएगा। जस्ट इसमें क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई कर देना है। एनुअल इनकम या डिविडेंड पर ईयर आपको कैसे मिलेगा? तो डिविडेंड रेट आपको गिवन होगा,
फेस वैल्यू आपको गिवन होगा और उसके बाद आपको नंबर ऑफ शेयर्स गिवन होगा डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। उसके बाद आपका यील्ड परसेंटेज है या फिर रेट ऑफ रिटर्न आप बोलते हो, ठीक है, वो क्या होता है, इट इज डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस, इट इज होल मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है, इट इज होल मल्टीप्लाइड विथ 100। तो इसमें किसी को कुछ गलत नहीं लेना है, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, इसमें किसी को कुछ गलत नहीं लेना है, इट इज होल मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड विथ 100। और यहाँ पर आप देखो डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस के केस में यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है किसको, नंबर ऑफ शेयर को, तो ये ऐसा आ गया। अदरवाइज यहाँ पर आपका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है यील्ड का, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इनकम यहाँ पर क्या होगा, तो इनकम इज नथिंग, ये आपका एनुअल इनकम जो दिख रहा है ना यही है, ठीक है, एनुअल इनकम जो आपका दिख रहा है इनकम वही है। इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्ट आप किस पर करते हो, हमेशा मार्केट वैल्यू में, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो आपका आ जाएगा इन्वेस्टमेंट एंड ऊपर आ जाएगा आपका इनकम। ये भी आपका रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है, या फिर आप बोल सकते हो क्या, या फिर आप इसको यील्ड परसेंटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। अब अगेन एक एग्जांपल प्रॉब्लम दिया है, आप यहाँ पर एग्जांपल प्रॉब्लम को पढ़िए एंड प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, ये सभी को आपको आंसर करना है। तो थर्ड चैप्टर भी हमारा क्विक रिवीजन हो चुका है, आप सभी को पता है हम क्विक रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, हर एक चीज एकदम डिटेल में देख रहे हैं, उसके लिए आपका वन शॉट लेक्चर्स पढ़ा हुआ है, आप वो जाकर देख सकते हो, रैपिड रिवीजन है वो जाकर देख सकते हो, इतने सारे रिवीजन हुए हैं वो देख सकते हो, एंड मैराथन में हम इसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन लीनियर इनइक्वेशंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनइक्वेशंस के ऊपर है। लीनियर का मतलब हो गया आपका डिग्री 1 होगा, और इनइक्वेशन का मतलब इनइक्वालिटीज उसमें इन्वॉल्व है। डेफिनेशन अगर आप देख लो, एन इनइक्वेशन इज लाइक एन इक्वेशन बट यूजेस इनइक्वालिटी साइन। 4 इनइक्वालिटी के साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। उसके बाद सॉल्यूशन सेट फॉर एक्स, अगर आपके सिलेबस में देखा जाए क्या क्या इन्वॉल्व है, एक्स इज अ सेट when it is belonging to natural numbers, तो यहाँ पर 1 2 3 4 and after that 1 से start होगा and so on, then x belongs to whole number, ठीक है। तो whole number में it is starting from 0 1 2 3 you know। उसके बाद x belongs to z मतलब integers, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, एंड उसके बाद ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू r, जहां पर सभी रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ जाते हैं। फिर आपके लिए एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है, 2x - 3 इज लेस देन 7, तो यहाँ पर आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 2x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 5। अब यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो आपको सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, इट इज 1 2 3 4। बट अगर x होल नंबर को बिलोंग करेगा तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको इसको सेट नोटेशन में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे, तो x इज सच दैट x इज लेस देन 5, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसके बाद नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन भी आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात करें तो ये सेट बनेगा ना, तो नेचुरल नंबर्स में जो हम नंबर लाइंस बनाएंगे 0 से 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 और 4 के ऊपर आ जाएगा डार्क सर्कल, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर डन हो गया फॉर द केस ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस, ओके। तो दिस चैप्टर इज आल्सो डन। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, डिग्री हाईएस्ट आपका 2 हो सकता है, एन इक्वेशन है और वेरिएबल सिर्फ एक होगा, इसलिए वन वेरिएबल नाम दिया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो वही चीज यहाँ पर लिखा है, और इसका फॉर्म क्या होता है, इट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ नेचर ऑफ रूट्स फिर हम देखते हैं, विच इज डिसाइडेड बाय द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। d अगर 0 से बड़ा है तो आपका रियल एंड अनइक्वल रूट्स मिलेंगे, d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, d इज लेस देन 0 तो आपके इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, रिपीटेड वगैरह आप देख सकते हो। देन मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है एवरीवन, इट इज बाय फैक्टराइजेशन या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके। अगर हम देखें एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो फैक्टराइज करने पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 3 इक्वल टू 0, एंड सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, x इज 2 और 3, एंड उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, लेट अस राइट, ठीक है, लेट अस राइट। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे यहाँ पर हो जाता है x इज इक्वल टू माइनस बी, फिर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। तो क्विक रिवीजन में आप सब देख सकते हो यहाँ पर a b और c क्या है, इट इज दिस ओनली, दिस इज द a, दिस इज द b, दिस इज द c, और ये तीनों आपके यहाँ पर पुट होंगे, एंड आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से पता चल जाएगा हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में यही था, आई होप सभी को क्लियर है, ठीक है। इट्स डन फॉर हियर, फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ चुका है एज यू कैन सी, ठीक है, फॉर्मूला इज डन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर आ जाता है
रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। तो देखो मैंने वन शॉट में रेशियो इसीलिए पढ़ाया, सभी को मैं बता दूं एक बार कि आप सभी का बेसिक्स क्लियर हो सके, ठीक है, इसलिए मैंने रेशियो भी कवर किया है। ऑल्दो आपका जो सिलेबस है इट इज करस्पॉन्डिंग टू द प्रपोर्शन ओनली, इट इज करस्पॉन्डिंग टू द प्रपोर्शन ओनली, ठीक है। तो अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रपोर्शन में सबसे पहले आपका क्या क्या है, कंटिन्यूड प्रपोर्शन है, मीन प्रपोर्शन है। तो प्रपोर्शन क्या हो गया, जब दो रेशियो हमारे बराबर होते हैं तो उसको हम प्रपोर्शन बोलते हैं। एंड हाउ वी डिनोट इट, a is to b is equal to c is to d है ना, तो हम यहाँ पर आपको देख सकते हो डबल यहाँ पुट कर लेते हैं, तो a is to b is to c is to d। उसके बाद हमारा कंटिन्यूड प्रपोर्शन आता है, मतलब प्रपोर्शन आपका कंटिन्यू हो रहा है, तो इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन देन ए बी इज इक्वल टू बी सी और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं। एंड देन उसका एक्सटेंडेड पार्ट मीन प्रपोर्शन में आप देख सकते हो, द मीन प्रपोर्शन इज व्हाट ऑफ ए एंड सी, अगर आपको निकालना है तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए सी, ठीक है, ये क्या है स्क्वायर रूट, तो अंडर रूट ऑफ ए सी यहाँ पर आ जाएगा। देन हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन एवरीवन, तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन से रिलेटेड। सबसे पहले कंपोनेंडो है, तो अगर आपके पास ऐसा रेशियो गिवन है a by b is equal to c by d, दोनों साइड आप +1 कर दो, जो रिजल्ट आया दैट इज योर कंपोनेंडो रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद डिविडेंडो में सेम -1 करने पर आएगा रिजल्ट। ऑल्टरनेंडो में आपका पोजीशन किसका चेंज हो रहा है, आप देखो बी और सी का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो ये हो गया ऑल्टरनेंडो। एंड इन्वर्टेंडो में ये इनवर्स हो जाता है, a by b is equal to c by d है, तो हम लिख सकते हैं b by a is equal to c by d। अब इसके कॉम्बिनेशन आता है, जो सबसे फेमस कॉम्बिनेशन आप मैंने वन शॉट में भी देखा हुआ है, इट इज व्हाट, इट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो वो किसके बराबर हो जाता है, a by b अपॉन a plus b अपॉन a minus b एंड c plus d अपॉन c minus d। तो ये आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो जाता है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का केस भी यहाँ पर डन हो चुका है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि आ चुका है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दो थ्योरम्स है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज फैक्टर थ्योरम। अभी बोलता क्या है, इफ f(x) इज द पॉलिनोमियल, ठीक है, f(x) हमारा एक पॉलिनोमियल है और हमको कोई एक वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू है जिसको हम उस पॉलिनोमियल में पुट कर रहे हैं और वैल्यू हमको 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस a उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द फैक्टर थ्योरम सेज। अब उसके बाद हम देख लेते हैं f(x) इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 एंड f ऑफ 1 इक्वल टू 0 है। हम ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ पर पुट कर लो 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 5, तो क्या ये हो रहा है, नो इट्स नॉट हैपनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ गलती है आई थिंक, ठीक है, तो हम उसको चेक करते हैं। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं हमारा रिमाइंडर थ्योरम। सो व्हेन अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, द रिमाइंडर इज f ऑफ a, ठीक है, द रिमाइंडर इज f ऑफ a। अब उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमारे पास अगेन एक गिवन है polynomial which is 2x cube minus 3x square plus x minus 7 is divided by x minus 2, the remainder is what, remainder is minus 1। तो अब आप यहाँ का केस देखो, यहाँ पर ये +1 में तो पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो लेट अस फाइंड इट आउट ये किस में पॉसिबल होगा, ठीक है, किस में पॉसिबल होगा, -1 में होगा क्या, लेट अस फाइंड इट आउट। -1 क्यूब 3 into -1 का होल स्क्वायर, फिर -1, फिर +5। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई थिंक यही बस थोड़ा सा गलती था, -1 आएगा, -3 आएगा, -1 आएगा, +5 आएगा, नाउ इट इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करने पर हमको मिल रहा है, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा गलत है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 और उसके बाद हमको मिलेगा x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ठीक है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो कोई बात नहीं, आई होप आप सभी को ये स्टेटमेंट क्लियर हो कि हमेशा जो लिखा हुआ हो वो सही ना भी हो, तो इसलिए आपको हमेशा चेक करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली -1 आएगा, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। -1 का होल क्यूब, फिर यहाँ पर -3 एज इट इज बचेगा, -1 बचेगा, 3 4 और 5, -5 प्लस 5 इज 0, तो x मतलब x इज इक्वल टू -1 इज द फैक्टर, तो इसीलिए x प्लस 1 यहाँ पर इसका फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पर तो रिमाइंडर के केस में तो ये क्लियर है, राइट, रिमाइंडर के केस में इट इज ऑलरेडी क्लियर। इफ वी आर पुटिंग 2, तो आप देख लो यहाँ पर आएगा 16, उसके बाद यहाँ पर आएगा 4 into 3 12, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा -7, तो +4 +6 -7 प्लस -1, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा इट इज -1 while we divide this polynomial by x minus 2। तो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी डन हो चुका है एवरीवन, ठीक है। नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपका होने वाला है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इट इज रिलेटेड टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में आप देखो, इफ अ मैट्रिक्स हैज m rows and n columns, its order is m cross n।
फिर रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल रो होगा। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल कॉलम होगा। देन वी हैव टू चेक फॉर द कंपैटिबिलिटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट रो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड, ठीक है। तो उस केस में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो मैट्रिसेस को। देन आपके पास नल एंड आइडेंटिटी मैट्रिसेस आता है, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा। तो नल इज जीरो ओनली, या तो ऐसा हो गया या तो ऐसा हो गया। इट इज ऑल एग्जांपल ऑफ नल मैट्रिक्स। एंड फिर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, जो कि ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। कब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल। अगेन आपको पता है कि एडिशन कब पॉसिबल था, सेम सब्ट्रैक्शन भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन का कंपैटिबिलिटी आप सभी को पता था, इससे रिलेटेड आपको वन शॉट मिलने वाला है, तो आप देख लेना, ठीक है। फिर आपका है कि मैट्रिक्स को नॉन जीरो रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और अनदर 2x2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का कैसे करना है, इट इज देयर। तो ये सभी आप सभी को पता चल जाएगा इन द मैट्रिक्स वन शॉट। तो ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, एपी एंड जीपी, तो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इट इज। तो डेफिनेशन में आप देखो एक सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट, ठीक है, और डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका जनरल टर्म आ जाता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। और उसके बाद आपका सम ऑफ एन टर्म्स आता है। दो फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, आप सभी ने फॉर्मूला शीट में देखा है। एन बाई टू प्लस हाँ n बाई टू मल्टीप्लाइड विद 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक और होता है n बाई टू मल्टीप्लाइड विद a प्लस एल। तो यहाँ पर l आपका लास्ट टर्म है, यू कैन सी इट इन द फॉर्मूला शीट वीडियो। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आता है, ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें एक रेशियो ऑब्टेन्ड होता है कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो कांस्टेंट होता है, और इस रेशियो को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो अगेन यहाँ पर भी जनरल टर्म आता है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता है, tn इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस वन, जो कि यहाँ पर मेंशन्ड है। r इज द कॉमन रेशियो, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है। तो अगेन यहाँ पर दो फॉर्मूला होते हैं, जो कि आप, ये फॉर्मूला भी सही है, एक और होता है, फॉर्मूला शीट में देख सकते हो, a मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस r टू द पावर n होल अपॉन 1 माइनस r। ये कब होगा, जब r इज लेस देन 1, ठीक है, r इज लेस देन 1। तो चलो ये चैप्टर भी हमारा हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिफ्लेक्शन का चैप्टर एवरीवन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपका पॉइंट है, पहला पॉइंटर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। तो रिफ्लेक्शन इज द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट अक्रॉस अ गिवन लाइन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर जैसा कि मैं बोलता हूं, आप सभी अगर ड्रॉ करके पता करोगे तो ये आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा, ये चीज रखना नहीं पड़ेगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन हो गया ऑफ अ पॉइंट इन अ स्टैंडर्ड लाइंस क्या क्या है, अगर y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 है, तो आप देखो x के वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिकॉज y एक्सिस में हो रहा है ना, लेकिन y का वैल्यू सेम रहेगा। Then x axis के about x value will be same, y value will change. x is equal to a के about x comma y है, तो we will get 2a minus x comma y, और y is equal to a के about x comma y है, तो we will get x comma 2a minus y। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन द ओरिजिन क्या होता है, तो दोनों के साइन हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट आपका क्या होता है, वो डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। पॉइंट इज सेड टू बी इनवेरिएंट अंडर अ रिफ्लेक्शन इफ इट्स कोऑर्डिनेट्स रिमेन द सेम आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोऑर्डिनेट सेम रह रहे हैं किसी भी पॉइंट के, तो वो हमारे इनवेरिएंट पॉइंट कहलाता है, ठीक है। फॉर एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन के लिए देखें, जो पॉइंट आपके एक्स एक्सिस में लाई करेगा ना, और x, 0 है जिसका कोऑर्डिनेट, ठीक है, और उसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो वो पॉइंट तो हमको सेम मिलने वाला है, दैट मींस इट इज इनवेरिएंट। और उसके बाद आता है हमारे पास y एक्सिस रिफ्लेक्शन। सो ओनली पॉइंट्स ऑन द y एक्सिस रिमेन अनचेंज्ड, अगेन उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इट इज 0, y। फॉर ओरिजिन रिफ्लेक्शन में क्या होगा, ओनली पॉइंट दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज 0, 0 इटसेल्फ। अगर ओरिजिन के अबाउट हम रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा पॉसिबल है जो कि इनवेरिएंट पॉइंट होगा, वो कौन सा है, इट इज 0, 0 अबाउट द ओरिजिन, ठीक है। तो आई होप रिफ्लेक्शन का भी जिस्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला में सबसे पहले इंटरनल डिवीजन आता है। इसमें होता क्या है, देयर आर 2 पॉइंट्स, और बीच में एक पॉइंट होता है जो उन दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा होगा इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो section formula helps find the coordinates of a point dividing a line segment internally in a given ratio। वही चीज मैंने बोला। अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा,
तो अगर P एक ऐसा पॉइंट है x, y जो कि डिवाइड कर रहा है लाइन ज्वाइनिंग A एंड B, A का कोऑर्डिनेट आपका x1, y1 है, B का x2, y2 है, तो आपको वो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे मिलेंगे? तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिस x, ओके, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। देन मिड पॉइंट फॉर्मूला आपका है, मिड पॉइंट आपका क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच वाला, एकदम बीच वाला बिंदु जो होगा दैट विल बी द मिड पॉइंट। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द पॉइंट दैट डिवाइड्स इट इक्वली इनटू टू पार्ट्स। Formula will be what if m x, y is the midpoint of a line segment, जहां पर आपके दो कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1, y1 एंड x2, y2, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। उसके बाद आपका सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है, तो आपके सिलेबस में ट्रायंगल शेप है तो उसका सेंट्रॉइड है यहाँ पर। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स मीडियन। अगर आप डेफिनेशन देखो, इससे रिलेटेड कुछ कुछ एमसीक्यूज भी है, आप सभी को पता है, राइट। और उसके बाद फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो अगेन आपको तीन वर्टिसेस गिवन होंगे, ऑल द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल a x1, y1, b x2, y2, c x3, y3। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसका यहाँ पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है, फॉर सेंट्रॉइड। नेक्स्ट चैप्टर अब हम देखेंगे हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन में आपके सिलेबस में जो जो चीज मेंशन है वो यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर जो नहीं है दैट इज स्लोप m आपको पता है इट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपका आता है, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अगेन आपको फॉर्मूला शीट से भी पता है, यहाँ भी पता चल जाएगा दैट इट इज m एंड c। तो किसका बात हो रहा है, m इज व्हाट, द स्लोप एंड c इज द इंटरसेप्ट। और उसके बाद हमारा 2 पॉइंट फॉर्म आता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म में हम क्या देखते हैं, अगेन आपको दो पॉइंट गिवन होंगे, दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1, y1 एंड x2, y2। तो उसके बेसिस पर 2 पॉइंट फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्लोप क्या होता है वो आप सभी को समझना है। तो एक थीटा एंगल पर्टिकुलर बनेगा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट साइड में आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, राइट, दिस इज योर, तो यहाँ से एक ऐसे एंगल बनता है, तो ऐसे कुछ जा रहा है, तो दिस इज द थीटा। तो ये थीटा आपका पता चल गया, दैट इज व्हाट, स्लोप हमारा बराबर होता है tan थीटा के। तो tan थीटा है, जहां पर थीटा आपको पता है एंगल क्या, पॉजिटिव स्लोप क्या हो जाता है, जहां पर m ग्रेटर देन 0 है, मतलब लाइन इंक्लाइंस अपवर्ड, ठीक है। और उसके बाद हमारा नेगेटिव स्लोप क्या हो जाता है, व्हेन m इज लेस देन 0 लाइन डिक्लाइंस द डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो जो c आपका प्रेजेंट है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c में जो c है दैट इज c व्हाट, c इज द y कोऑर्डिनेट वेयर द लाइन मीट्स द y एक्सिस, मतलब x इज इक्वल टू 0 जहां पर हो जाएगा वो आपका c का वैल्यू है। तो अगर c ग्रेटर देन 0 है, द लाइन क्रॉसेस अबव द x एक्सिस। अगेन आप देखो यहां से अगर ऐसे लाइन क्रॉस हो रहा है तो ये वाला पोर्शन जो है दैट इज प्लस c, और अगर ऐसे हो रहा है तो इट इज माइनस c। उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो, इफ c इज लेस देन 0 द लाइन क्रॉसेस बिलो द x एक्सिस क्रॉसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब आप देखो कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस का अगेन दो लाइंस आपको गिवन होंगे, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। तो अगर ये पैरेलल है या फिर ये पैरेलल कब हो सकते हैं, व्हेन m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्टेटमेंट सही है, दे हैव द सेम स्लोप। और उसके बाद आपका आता है परपेंडिकुलर लाइंस का केस, जहां पर अगेन दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे, जब उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो टू लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ देयर स्लोप सेटिस्फाई m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। तो दिस चैप्टर इज आल्सो डन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर देखेंगे सिमिलैरिटी एवरीवन। तो ये थोड़ा सा बड़ा है। डेफिनेशन ऑफ सिमिलैरिटी क्या बोलता है, टू फिगर्स आर सिमिलर हम कब बोल सकते हैं, जब उनके शेप सेम हो बट उनका साइज डिफर हो सकता है, ठीक है, एनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं और इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर में सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिमिलैरिटी कैन बी सीन एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन, डायलेशन भी होता है, ठीक है। एक वर्ड है इससे रिलेटेड, वेयर एन ऑब्जेक्ट इज एनलार्ज्ड और रिड्यूस्ड बट प्रोपोर्शनली, ठीक है, बट प्रोपोर्शनली। तो ये आपका केस हो गया सिमिलैरिटी एज अ साइज ट्रांसफॉर्मेशन का। अब अगर शेप को स्केल कर दिया बजाय बाय के, तो के का आप सभी को बेसिक सा चीज पता होगा, फॉर्मूला शीट में भी गिवन है। अगर हम सिर्फ लेंथ का यूनिट ले रहे हैं तो मॉडल अपॉन ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, एलएम अपॉन एलओ।
मॉडल अपॉन ऑब्जेक्ट। तो ये चीज बेसिक सा चीज है, आई होप आप सभी को पता है, ठीक है। इफ अ शेप इज स्केल्ड बाय के, द लेंथ ऑफ साइड मल्टीप्लाइड विद के हो जाएंगे, ठीक है। अगर एरिया हो गया तो एरिया मल्टीप्लाइड विद के स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व कर चुके हैं, आप सबको भी पता है अब, राइट। और वॉल्यूम अगर 3D का केस आ जाता है तो उस केस में मल्टीप्लीकेशन होता है के क्यूब का। तो के एरिया के स्क्वायर एंड वॉल्यूम के क्यूब। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है टॉपिक यहाँ पर, सिमिलैरिटी वर्सेस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सिमिलैरिटी आप क्लास 10 में पढ़ते हो। तो सिमिलैरिटी का केस क्या होता है, शेप सेम हो बट साइज अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में दोनों शेप और साइज सेम होते हैं, ठीक है। देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन सिमिलैरिटी, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग एज वेल एज corresponding angles as well as sides both are equal। उसके बाद एग्जांपल में टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर आप बोल सकते हो, टू आइडेंटिकल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट आप बोल सकते हो, ठीक है। सो इट इज डन। तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है रिलेटेड टू द सिमिलैरिटी। नेक्स्ट अब सिमिलैरिटी के अंदर देखेंगे कंडीशंस फॉर सिमिलर ट्राइंगल। तो डिफरेंट कंडीशंस क्या क्या होते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स में, तीन कंडीशन होते हैं, यू ऑलरेडी नो। वन इज SSS, वन इज SAS एंड वन इज AA या AAA भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर SSS स्टैंड्स फॉर साइड 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 सिमिलैरिटी, SAS स्टैंड्स फॉर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी एंड AA स्टैंड्स फॉर एंगल एंगल सिमिलैरिटी। फिर आपका आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक प्रॉपर ट्राइंगल बनाए, ठीक है, ABC, और वहां पर आपके पास DE एक लाइन पैरेलल बना दे, तो आपको कैसा मिल जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। ये चीज आपको मिल जाएगा। तो यहां से आपको ऐसे ट्राइंगल बनाना है, ABCD और E, तो AD अपॉन DB, ठीक है, इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा बन जाएगा। अब उसके बाद आप देखो एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स यहाँ पर क्या कहलाएंगे, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब अगर हम दो ट्राइंगल्स को लें विच आर सिमिलर टू ईच अदर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR किसके बराबर होगा, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होंगे। तो AB अपॉन PQ आप लिख सकते हो एंड इट इज इक्वेटेड होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अगेन ये वही एरिया वाला केस है साइज ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एप्लीकेशन आपका आता है सिमिलैरिटी का मैप्स और मॉडल्स में, जहां पर स्केल फैक्टर का बहुत बड़ा यूज है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर भी चुके हैं इन अवर मैराथन एज वेल एज इन फिनिक्स बैच। अगेन जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया हो, एनरोल कर लेना, क्वालिटी क्वेश्चंस आपको फिनिक्स बैच में मिलेंगे एंड इट इज अ वेरी गुड लेवल क्वेश्चंस ओवर देयर, राइट। तो सिमिलैरिटी हमारा यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लोसाई चैप्टर को। तो लोसाई हम प्रोनाउंस करते हैं इन द प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म में हम इसको लोकस बोलते हैं। द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लोकस क्या हो गया, इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट सेटिस्फाई अ गिवन ज्योमेट्रिक कंडीशन। कोई भी एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक कंडीशन आपको गिवन है और कोई पॉइंट अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सो दैट पाथ इज लोसाई। तो इट रिप्रेजेंट अ पाथ, जो मैं पाथ बोला ही पहले, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ पाथ एंड शेप फॉर्म बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसके बाद आपका आता है थ्योरम्स एंड कंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन लोसाई। तो इनमें जनरली आपके मतलब इसके आपके सिलेबस में तीन थ्योरम्स हैं। वन इज लोकस ऑफ पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, जो कि आपका सर्कल को डिपिक्ट करता है। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें तो एंगल बाइसेक्टर यहां पर बनता है। और उसके बाद आपका आ गया लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। इस केस में आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, ठीक है। सो दिस इज डन, ये चैप्टर भी हमारा हो चुका है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। लोसाई हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्कल्स। सर्कल्स में अगेन आपके थ्योरम्स क्या क्या हैं, एंगल प्रॉपर्टीज है सबसे पहले आप देख सकते हो। तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल वाला केस है। तो यहाँ पर डबल वाला केस होता है, ठीक है। जो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है दैट इज डबल, देन इट इज सबटेंडिंग एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। देन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। और उसके बाद एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर 90 डिग्री और राइट एंगल। फिर आपका साइक्लिक प्रॉपर्टीज आ जाता है इस चैप्टर में। साइक्लिक प्रॉपर्टीज में अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनता है, द फोर पॉइंट्स आर ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, और उनके जो यहाँ पर अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब वो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है। उसके बाद हमारे पास आता था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिकली एक्सटीरियर एंगल है जो वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ये यहाँ पर इस सेकंड थ्योरम में बताया गया है, ठीक है। तो सर्कल्स का भी चीज हमारा हो चुका है। रैपिड टाइप का रिवीजन हम कर रहे हैं पूरा सिलेबस का।
उसके बाद आप देखो टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पर हर एक चीज डिटेल में मैंने क्यों नहीं लिखी है, बिकॉज आप मेरे बातों को ध्यान से सुनोगे, बस वही रिक्वायर्ड है। अगर डिटेल में लिखूं ना तो ये कितना बड़ा सेशन होगा। तो मैं आपका शॉर्ट टाइम में रिवीजन करा रहा हूँ, फिर हम मैराथन करेंगे तो आपका रिवीजन ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो टेंजेंट एंड सीकेंट प्रॉपर्टीज में सबसे पहले टेंजेंट एंड परपेंडिकुलरिटी का केस है। तो अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। मतलब रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। उसके बाद आपका इफ टू सर्कल्स टच द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इन सभी का अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप वन शॉट लेक्चर में देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, जस्ट वॉच इट। आपको बस देख के जाना है, पीवाईक्यू में या फिर स्पेसिमेन में प्रूफ नहीं पूछा गया है, बट जस्ट हैव अ ग्लांस ओवर इट और देख के जाइए, ठीक है। उसके बाद आप देखो टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। फिर आपका सेकंड प्रॉपर्टीज आ जाता है, इफ टू कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ देयर सेगमेंट लेंथ इज इक्वल। तो ये आप फॉर्मूला शीट में देख सकते हो, इट इज अवेलेबल। देन आप देखो नेक्स्ट आपका आता है, इफ अ कॉर्ड एंड अ टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली द प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड सेगमेंट इक्वल्स द स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट। ये भी आप फॉर्मूला शीट में देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा आएगा एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, ठीक है। एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड क्या है, तो ये अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम है। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू द एंगल इन द करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट। तो करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सेगमेंट में वो एंगल बराबर होता है। अगर कोई डाउट हो प्लीज डू वॉच द वन शॉट। जल्दी जल्दी से हम पूरे सिलेबस का और छोटा छोटा रिवीजन सभी चैप्टर का कर रहे हैं, ठीक है। तो टेंजेंट एंड सेकंड प्रॉपर्टीज डन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन चैप्टर का। तो अ कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट विल बी व्हाट। तो उसके लिए सबसे पहले ये कैसे होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, इसके लिए भी आपको कंस्ट्रक्शंस का वन शॉट देखना पड़ेगा, दिस इज देयर। उसके बाद आप देखो सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो ये अब कैसे पॉसिबल होगा, तो उसके केस में सबसे पहले आता है आपका सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल अराउंड अ ट्राइंगल व्हिच इज सर्कम सर्कल। फिर आपका आता है इनस्क्राइबिंग अ सर्कल विद इन अ ट्राइंगल जो कि आता है इन सर्कल। फिर आपका आता है सर्कमस्क्राइबिंग एंड इनस्क्राइबिंग अ सर्कल अराउंड अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये चीज आपका आ जाता है। तो कंस्ट्रक्शंस में ये सभी चीजें हैं आपके सिलेबस में। इसको ड्रॉ करने का केस आप सभी को रिफर करना पड़ेगा वन शॉट, जिसका मैं प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है एवरीवन मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में आप देख सकते हो एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आता है। फर्स्ट जो आपका मेंशन है इट इज सिलेंडर। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर मल्टीप्लाइड विद आर प्लस एच एंड वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर इनटू एच। नेक्स्ट सॉलिड आपका आता है कोन का, जिसका कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया इज पाई आर इंटू आर प्लस एल, और उसके बाद वॉल्यूम आपका हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। देन आपका स्फीयर का केस आता है, कर्व सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर अगेन एंड वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम हेमिस्फीयर का केस थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं, कई लोगों को चाहिए होता है ये। तो हेमिस्फीयर का केस क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा CSA TSA का थोड़ा सा केस अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक कटोरा जैसा मान लो, ठीक है, जहां पर ये कर्व्ड फिगर है, तो कर्व्ड वाला जो शेप है उसका क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज ये एग्जैक्टली हाफ होता है स्फीयर का। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया वाला पोर्शन आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया अगर देखें तो जो टॉप में आपका ये सर्कल का बेस है राइट, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल सरफेस एरिया फॉर द केस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ ऑफ हो जाता है स्फीयर का, तो ये आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, जहां पर आर आपका रेडियस गिवन होगा यहाँ पर, ठीक है। रेडियस विल बी गिवन टू यू। तो आई होप ये इस हेमिस्फीयर का केस भी सभी को क्लियर है। Why it is 2 pi r square, why TSA is 3 pi r square and volume is 2/3 pi r cube, ठीक है। तो मेंसुरेशन का केस भी यहाँ पर डन हो चुका है। तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप यहाँ पर देख सकते हो, यू ऑल हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वी यूज द फॉलोइंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज टू सॉल्व और प्रूव अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। सेकंड आपका आता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और थर्ड आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। फिर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का केस देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन लुकिंग अपवर्ड। तो लाइन ऑफ साइट ये हो सकता है
और लुकिंग अपवर्ड ये हो सकता है, तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। और वैसे ही एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बोलता है, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ, द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द लाइन ऑफ साइट व्हेन लुकिंग डाउनवर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया, लाइन ऑफ साइट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा डिप्रेशन का। हॉरिजॉन्टल लाइन ये है और लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो ये आपका हो जाएगा एलिवेशन का, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस दिस एंड लाइन ऑफ साइट मतलब जहां आपका आंख देख रहा है ऊपर तो एलिवेशन, नीचे तो डिप्रेशन, ठीक है। सो इट्स डन फॉर द केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज वेल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो आपका चैप्टर आता है। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में क्या है आपका, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन, मीडियन एंड मोड है। तो दे रिप्रेजेंट द सेंट्रल वैल्यूज ऑफ एनी पर्टिकुलर डाटा सेट। तो सबसे पहले मीन या एवरेज की अगर हम बात करें, अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या होता है, एक्स बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं मीन को। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। और उसके बाद आपका ग्रुप्ड डाटा आता है। ग्रुप डाटा क्या बोलता है, सबसे पहले ग्रुप्ड डाटा में आपके पास है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई, एक्स आई हम डिनोट करते हैं, एफ एक्स भी आप डिनोट कर सकते हो, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। शॉर्टकट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड भी हम इसको बोलते हैं। तो एक्स बार बराबर आ जाएगा ए, जो कि आपका एज्यूम्ड मीन है, और देन समेशन ऑफ एफ into d अपॉन समेशन ऑफ f। d इज द डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट होता है, xi माइनस a करके, मतलब x माइनस a करके। उसके बाद आपका स्टेप डेविएशन मेथड आता है। तो x बार बराबर क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ f u अपॉन समेशन ऑफ f मल्टीप्लाइड विद h। तो u आपका यहाँ पर स्टेप डेविएशन है, u क्या है, इट इज d बाय h, यह di बाय h, और di आपको पता क्या होता है, xi माइनस a। तो अब आप देख सकते हो वेयर a इज द assumed mean, h इज द क्लास विड्थ। अब मीडियन पे आ जाते हैं, जो कि मिडिल वैल्यू आपका होता है। अगर अनग्रुप डाटा का केस देखते हैं तो सबसे पहले हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा अरेंज, छोटे से बड़ा, और फिर हमको मिडिल टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉर ग्रुप्ड डाटा के केस में क्या आता है, मीडियन क्लास विल बी l प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन f इंटू h, जहां पर l आपका लोअर बाउंड्री या लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, n is the total frequency, c is the cumulative frequency of the class preceding the median class, और उसके बाद frequency of median class f आपका आएगा, h is the class width। देन आपका आता है मोड एवरीवन, जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा है। अगर ग्रुप डाटा के लिए देखें तो ये कैसे कैलकुलेट होता है, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड विद h। तो अगेन l क्या है आपका, लोअर लिमिट है आपका मॉडल क्लास का, f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f0 is the frequency of the class preceding the model class, f2 is the frequency of the class succeeding the model class, and h is the class width। तो यहाँ पर आपके बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स के मेजर्स थे वो क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला आपका आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या है, एक बार ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप्ड डाटा। और जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो सबसे हाइटेड वाला बार होता है, ठीक है, हाईएस्ट बार, वहां से आप मोड को कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। ये चीज हम बहुत बार अपने सेशन में देख चुके हैं, नहीं देखा हो प्लीज डू सी द वन शॉट या फिर कोई भी लाइव मैराथन का वीडियो। उसके बाद लेस देन अचीव हमारा बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब इससे हम क्या क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले यहां से जो फाइंड आउट होता है दैट इज मीडियन। तो ये कब होता है, जहां पर कर्व कट करता है n/2 लाइन को। और उसके बाद अपर क्वार्टाइल आपका है Q3 भी मैंने फॉर्मूला शीट में मेंशन किया है, इट इज 3n/4 एंड लोअर क्वार्टाइल इज Q1 जो कि होता है हमारा n/4। इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, IQR इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1। तो बेसिक सा रिवीजन आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा पार्ट का हो चुका है। नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी आ गया है। तो प्रोबेबिलिटी हम लास्ट चैप्टर है, जल्दी से समझते हैं, ठीक है। की कंसेप्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या होता है, सबसे पहले एन एक्सपेरिमेंट इज रैंडम इफ इट्स आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड सर्टेनिटी बिफोर परफॉर्मिंग इट, ठीक है। मतलब जब तक हम उसको परफॉर्म नहीं कर रहे, उससे पहले हम उसका सर्टेनिटी को डिसाइड नहीं कर सकते। देन आपका सैंपल स्पेस आता है। अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट हो चुका है, सपोज टॉसिंग अ कॉइन इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो जो हेड्स और टेल आने के चांसेस है, ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है, वो आपका सैंपल स्पेस कहलाता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने बोला रैंडम एक्सपेरिमेंट इज टॉसिंग अ कॉइन, सैंपल स्पेस इज हेड्स एंड टेल, उसमें से आ सकता है सेट ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब उसके बाद इवेंट आता है। अगर आपको हेड चाहिए तो वो एक इवेंट कहलाएगा। द इवेंट इज दैट यू वांट अ हेड शुड कम, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी है, 1/2 हो गई। द इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो सबसेट क्यों बोला गया, बिकॉज सैंपल स्पेस में सभी चीजें हेड और टेल दोनों है, राइट। लेकिन अब उसमें से एक चीज हमको चुनना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इवेंट। तो हमको हेड चाहिए या तो टेल चाहिए, तो वो आ जाएगा इवेंट के केस में। तो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर आउटकम्स।
देन आपके पास है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है ये, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैंने अभी क्या किया, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या था कि हमको हेड चाहिए, तो वो 1, एक ही पॉसिबिलिटी है उसका आने का, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 2 सैंपल्स पे आपका कितना था, हेड और टेल्स 2, तो 1/2 आपका आ गया प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखना है एमसीक्यू रिलेटेड, कीसा के एक एमसीक्यू में शायद ये आया था। तो प्रोबेबिलिटी जो है ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट इज लेस देन इक्वल टू, आप देख सकते हो 0 इज लेस देन इक्वल टू, मतलब, और प्रोबेबिलिटी इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है इट विल लाई बिटवीन 0 एंड 1, और ये दोनों के बराबर भी हो सकता है। 0 मीन्स टोटली अनसर्टन एंड 1 मीन्स टोटली सर्टन। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। तो P इज अ श्योर इवेंट कब होगा, जब P of sure event is equal to 1, P of impossible event is equal to 0, and P of not E 1 minus P of E होता है। ये भी आपके कीसा के शायद एमसीक्यू में था, ठीक है। तो सभी रिवीजन हमारा हो चुका है एवरीवन, सभी चैप्टर्स का एक जिस्ट हमने देख लिया, कैसे हमने रिवाइज किया हुआ है, ठीक है। तो एक आप सभी इन सब चीजों को देख के थोड़ा सा रिवाइज आप कर लोगे, और ये पर्टिकुलर से आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि पूरा क्या है, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आप थोड़े से मिस आउट हो रहे हो, इसका मैं गारंटी दे रहा हूँ, राइट। ये आपको जरूर पता चलेगा कि जब आप ये पूरा रिवीजन थ्रू आउट देख लोगे ना, शुरू से एंड तक इस पर्टिकुलर वीडियो को, तो आपको ये जानकारी जरूर मिल जाएगी कि मैं छूट कहाँ रहा हूँ, मेरे लैग कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मैं क्या चीज मिस आउट कर रहा हूँ जो मुझे 100% अच्छे से कॉन्फिडेंट होके उसको बनाना है। तो ये चीज आपको यहाँ से आइडिया मिलेगा, फिर आप मैराथन को मेरे ज्वाइन करोगे, और अगर डाउट होते जाए तो 1 शॉट लेक्चर्स भी आपको मिलते रहेंगे, ऑलरेडी है वो भी आप वॉच कर सकते हो टू गेन द क्लैरिटी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।